हमने ये देखा कि जो स्ट्रेस है वो इक्वल है प्रेशर के। हम ये देख चुके हैं, इसका मतलब फॉर्मूला विल बी सेम। अब ये देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस में क्या सेम, फॉर्मूला तो सेम, और डिफरेंस देखते हैं। याद है प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, टू द एरिया। ये स्ट्रेस भी यही है, स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल और टेंजेंशियल। यानी प्रेशर वो जो प्रेशर है वो ऑलवेज नॉर्मल रहेगा किसके, एरिया पे। लेकिन स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल और इट वुड बी टेंजेंशियल। ठीक है, यानी ये जरूरी है कि स्ट्रेस हमेशा नॉर्मल ही रहे, वो टेंजेंट भी हो सकता है। हमने देखा भी टेंजेंशियल फोर्स कुछ इस तरह। वॉल्यूमेट्रिक में तो यह नॉर्मल देखा जाता है, लेकिन टेंजेंशियल में नॉट नॉर्मल बट टेंजेंशियल। फिर प्रेशर का दूसरा पॉइंट है ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। फॉर प्रेशर भी से कि इसका जो नेचर है प्रेशर का वो हमेशा कंप्रेसिव रहता है, लेकिन स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता। प्रेशर भी हो सकता है और टेंजेंशियल भी हो सकता है, टेंजेंशियल नॉट टेंसाइल। सो मे बी कंप्रेसिव और टेंसाइल इन नेचर, हम देख चुके। प्रेशर हमेशा वो कंप्रेसिव रहता है, कंप्रेसिव। और प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस ये टेंशन है। ये किस प्रकार का क्वांटिटी है, तो आंसर होना चाहिए टेंशन, और ये है स्केलर। ये हमेशा कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो यहाँ पर जो मेन चीज है न्यू है वो है टेंशन। टेंशन मतलब इसके बाद दो डायरेक्शन है ना। टेंशन मतलब इसके बाद दो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा लेकिन दो डायरेक्शन, ये मतलब है टेंशन। ठीक है, आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये है बॉडी। हम अगर डाउनवर्ड फोर्स लगाए तो व्हाट विल हैपन, एक तो फोर्स इधर जा रहा है और एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर जाएगा, दो डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर हम बिना अटैच के एक बॉडी ले और फोर्स लगाए इस साइड, अगर इस साइड पे लगाते तो अटैच, चूंकि ये अटैच नहीं है, अगर सिर्फ इस साइड लगाते तो ये मूव करेगा। तो अगर दोनों साइड लगाया जाए, दोनों साइड, तो दो डायरेक्शन में, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, दो डायरेक्शन। तो इसलिए हम स्ट्रेस को टेंसर से कंसिडर करते हैं, ये टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर मतलब इसके पास दो डायरेक्शन, और स्केलर प्रेशर के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ हमें स्केलर प्रोवाइड करता है। ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड विद यूनिट प्रोवाइड करता है प्रेशर। ये था डिफरेंस बिटवीन द। सो दोबारा हम इसे रिकैप की तरह समझना चाहेंगे। प्रेशर है वो हमेशा नॉर्मल रहता है कि इसके एरिया के, और स्ट्रेस है वो एरिया के नॉर्मल हो भी सकता है, ये स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल, और ये टेंजेंशियल भी हो सकता है। दूसरा था कि ये प्रेशर है वो ऑलवेज कंप्रेसिव रहता है, लेकिन स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी। तीसरा ये है कि किस प्रकार का क्वांटिटी है, तो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है, और प्रेशर है स्केलर क्वांटिटी, और स्ट्रेस है वो टेंशन है। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, नाउ इट्स अ टाइम टू एक्सप्लोर स्ट्रेन। हम स्ट्रेस में सिर्फ ये पता करते हैं कि कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाया जाएगा बॉडी के द्वारा और पर यूनिट एरिया। लेकिन जैसा ही हमने एंटर किया स्ट्रेन में, तो हम रेशो पता करेंगे, हमें मिलेगा चेंज। हमारा फोकस रहेगा चेंज पर, क्या चेंज हो रहा है ये जरूरी है फॉर द स्ट्रेन।
for the strain. Clear? Now let's see what is the definition of this word. ये कहता है कि चेंज जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया हो, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया हो तो कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल से कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, दैट इज व्हाट इज आवर स्ट्रेन. और यू कैन से चेंज इन डायमेंशन of the body upon original dimension of body, original dimension of body. यानी the sustain is a ratio of change in dimension of the body and original dimension of the body is called a stress. Is called a stress. ये सिंपल फॉर्मूला है. यहाँ से हमें रेशियो मिलता है किसका, चेंज अपॉन ओरिजिनल का. ये चेंज कब मिलेगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हो, उसे रिमूव ना किया जाए. ठीक है, ये है स्ट्रेन. अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. फर्स्ट वी हैव longitudinal strain. लॉन्गिट्यूडनल वर्ड वही रहेगा, बस स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन हो जाएगा. हम वी विल रिप्लेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट्स इट, एंड एवरीथिंग विल बी सेम. लेकिन डिफिनेशन विल बी डिफरेंट, चूंकि हमने स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन कर दिया. यहाँ लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ से लेना देना. लेंथ से लेना देना. किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ तो जो चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी पर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से सिर्फ लेंथ से लेना देना है. When deforming force was applied on the body, then body changed how much length upon original length of the body. Original length से उसने कितना length को increase होने दिया. That is what is our longitudinal strain. हमें यहाँ से ये मिले, चेंज मिले. This was our definition for the longitudinal strain. क्लियर? और हम इस फ्रेज को कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स वे में. ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को लेकर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, ठीक 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 ठीक. Now next we have volumetric volume strain. You know it is related to volume. Let's take an example of a volume. जैसे ये एक स्फेरिकल है, इसमें वॉल्यूम, इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है. अगर हम कुछ इस तरह का फोर्स लगाए तो क्या रिजल्ट होगा, इसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर देगा, ये रिजल्ट होगा. यानी इनिशियली वॉल्यूम shape of the body was how that is original, and जो after applying deforming force on this body, what is a change, that is, so you can say change in volume
अपॉन ओरिजिनल बॉडी अपॉन original one. I hope you are understanding it well. It's not a difficult here, not at all. जहाँ difficult होगा मैं वहाँ ज़्यादा highlight करूँगा और emphasize करूँगा. Now next word is shear strain. आप यहाँ compress force लगा सकते हैं, compressive तरह का force लगा सकते हैं या फिर tension force लगा सकते हैं. Tension force लगाओगे तो आपको increase देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर compress लगाते हैं तो आपको ऐसा decrease देखने को मिलेगा. Yeah, next we have a shear. यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है. shear strain. shear मतलब टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर कितना चेंज आया, ये है मीनिंग ऑफ shear strain. टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर, टेंजेंशियल फोर्स ऑन द बॉडी लगाने पर कितना चेंज आया, वो हमारा चेंज आया एज कंपेयर टू ओरिजिनल स्टेट ऑफ द बॉडी. So our figure will be something like this. ये जो फाइनल है ये ऐसा बना, ऐसा शेप में है फाइनल में, और जो इनिशियल वाज था, इनिशियली इट वाज लाइक दिस, सो इतना चेंज आया ना, इतना चेंज आया. This is our theta. You can say this theta is a change. Okay, this theta is a change. कुछ इस तरह का. तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ जो फॉर्मूला होना चाहिए वो है, या तो थीटा रहेगा, if it is a theta it means it is tending to 0, it tends to 0. If you don't know कि theta is big or less, then you can direct write the tan theta. Okay, tan theta. So for the small theta we can use this of phi. We can use this phi. So tan phi will be equal to this original this is change in length. So change in length upon original length. This is our shear strain. अब इसे थोड़ा ओपन करते हैं. जैसे F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये F, इस F की बात हो रहा है, which is a deforming force. Displacement of upper face relative to the lower face upon distance between two faces. Try to understand. हमने जस्ट इस इक्वेशन से ओपन कर दिया ताकि थोड़ा और क्लैरिटी मिल सके. ये कहना चाह रहा है कि जो हमने फोर्स लगाया कुछ इस तरह से, तो इस लगाने पर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस है, हम इसे लोअर फेस कह रहे हैं और इसे अपर फेस से कंसीडर कर रहे हैं. जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर फेस, इस कंपेयर से देखिए, इस अकॉर्डिंग टू दिस लोअर फेस हाउ मच इट मूव्ड, इट डिस्प्लेस्ड, हाउ मच इट कवर्ड डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस. ये भी जरूरी, टू फेसेस, ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके कितना अपर फेस डिस्प्लेस हुआ, यानी इतना फोर्स लगाने पर
हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा अपर फेस के अकॉर्डिंग टू दिस लोअर फेस अपॉन जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फेसेस है उसके। ठीक है, ये मीनिंग था एफ का, डिफॉर्मिंग फोर्स का। एक चीज और इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा एक्सप्लेन। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर यहाँ पर फिगर इज कंपलसरी। ये जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो फिक्स्ड है अपर पार्ट से फिक्स्ड है। ठीक है, ये कंप्लीटली पार्ट इज फिक्स्ड विथ दिस रूफ। क्वेश्चन है इसकी, जो ये तो लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, यहाँ हो क्या रहा है कि ये डबल रोटेट हो रहा है, ओवरलैप डबल रोटेट। यहाँ तक तो कंप्लीट था लेकिन इसे और रोटेट किया गया इतना थीटा से और रोटेट किया गया। यहाँ तक ये कंप्लीट था, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन इसे और रोटेट किया गया इतना थीटा से। और लेंथ इज सेम, लेंथ इज अ कांस्टेंट। जो ट्विस्टेड है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मोड़ा जा रहा है इसको, जिसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। ट्विस्टेड मोड़ा जा रहा है कितना थीटा से, दैट इज आवर थीटा। जो ओरिजिनल था वो था दिस ए, एंड जो फाइनल बना वो है ए डैश। फाइनल मतलब कुछ थीटा से इसे रोटेट किया गया, दैट इज आवर ए डैश। और जो ओरिजिनल था वो ए है, दिस इज ओरिजिनल। सो ये चेंज क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू ए डैश, दिस इज अ चेंज। और यू कैन रिप्लेस दिस बाय थीटा। यू कैन से डायरेक्ट कि जो थीटा है वही चेंज। So our final will be, if this theta is tending to 0, it is not becoming to 0, then you can use this phi, which means कि it is not, which means कि जो theta है it is a very small. This is the meaning of a phi, and it is equal to r theta upon L. R theta upon L. This is a, in this equation where L is this length of this side of this cylindrical, and here r is a radius. I think it should be radius, and theta with this much theta it was rotated. So ये equation हमें लेंथ भी देगा, रेडियस भी और थीटा भी, ठीक, और ये बताएगा कि कितना रोटेट हुआ। ये इक्वेशन phi is equal to r theta upon L. R theta upon L. R will be constant. अब ये पता किया जाए कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे आया। You know this is our arc. If you see it from the perspective of a circle, you will realize कि it is arc. You will realize कि it is arc of the circle. So a dash, this a dash, which is our displacement. This much it was rotated. It was twisted. How much? A to a dash. This much displacement. So you know this is arc, and from this you know what will be formula. So this is going to be r theta. Remember this theta and this r. We are not talking about this r, but from this r. Clear?
क्लियर। सो then we have a dash is equal to l phi, and then simplify it, you will get r theta is equal to l phi, and phi will be equal to r theta upon l, where theta is the angle of a twist, and this phi this phi is our angle of a shear, यानी थीटा और लेंथ के साथ इसने कितना रोटेट किया, थीटा और रेडियस के साथ इसने कितना रोटेट किया विथ लेंथ। From this for us the main thing is this equation, which is phi is equal to r theta upon l, Now let's take a question based on this concept. Question is कि there is a cylindrical wire having radius 1 centimeter and length 10 centimeter is twisted by an angle pi upon 16. Shear strength जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ इन दी वायर, जो कि प्रोड्यूस हुआ इन दी वायर। Understand what is the equation sign? Then I will solve. क्वेश्चन इज कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल वायर, यानी जो वायर है वो सिलेंड्रिकल तरह दिखता है,
having radius 1 centimeter, and length of this lenticle is 10 centimeter. 10 centimeter. अगर फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का फिगर वी विल गेट, कुछ इस तरह का फिगर वी विल गेट। इसकी जो लेंथ है वो है कितना, 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। r इज इक्वल टू, यानी दिस इज द रेडियस इज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस 1 सेंटीमीटर। गॉट इट? Is a twisted by an angle with this much angle, it is a twisted with how much angle? So answer is a pi upon 60. If you simplify it, if your mind is saying कि let me simplify it, then you can of course it is a universal fact कि जो theta value of theta is going to be 180, 63 था, so 63 180 upon 60, and was thinking yeah it is a, this a theta is becoming very less, 0 0 6 3 is 80, your theta is a 3, means it's very very small, so you will get 3 degree. Otherwise if you want to keep it as it, then keep it as it. Okay, till here this is a done. Remember it is given in a radian, not in degree. Then find out the shear strength. Only shear strength. So how to solve? You know, we have an equation for this shear strength. When it comes to shear strength, formula is going to be phi is equal to r theta upon m, where m is this, theta is this, and r is this. So phi is a shear strength and r theta upon f. So r is a 1 and theta is a pi upon 60 upon what, L is a 10 centimeter. Now our work is to simplify this equation. Pi upon 60 and this 10 will go upward, 0 0 6. So final answer is a pi upon 6. Pi upon 6. Pi upon 6. If you want to convert it into degree, so 180 upon 6, 6 3 is 80, so 30 degree. 30 degree. But hold on. This pi upon 60, okay, multiple. So this is 10 upon 1, so 1 will go upward and 10 will be downward. That is how it is like, that is how we have to simplify it. So final answer is going to be pi upon 600. Now if you, this is in a radian, this is answer which is in a radian. But question, if a question is asking we are providing a degree into radian, so your answer should be into degree. Then this 180, or you can say just multiply this by 180 upon pi, get back to each other, 0 0. Okay, so 18 upon 60. Just simplify it. At the end, your answer will be 0.3. You can see it is a very small, but it's not becoming 0. It is not equal to 1. That's why it is a very small. This degree is very small. Okay. Now next we have a Hooke's law, which is very famous in this chapter. Hooke's law. Let me guess.
हुक्स हुक्स लॉ का कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हुक्स पर्सन, इट स्टेटेड दैट कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मतलब अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ेगा, यानी जितना फोर्स लगाया जाए उतना ही स्ट्रेन मिलेगा, उतना ही चेंज देखने को मिलेगा। अगर कम स्ट्रेस लगाया जाए तो कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लगाया जाए तो ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा विथ इन इलास्टिक लिमिट। रिमेंबर you have to be within an elastic limit. अगर if you are crossing the limit of the elastic, it means Hooke's law is not valid for that. Okay, it is valid when you are within a elastic limit. Okay, so statement would be within an elastic limit. According to this law, stress is directly proportional to strain, or you would say stress produced in the body is directly proportional to strain produced in the body. This is a statement of this Hooke's law. Let me write. Within a elastic statement would be within elastic limit. Elastic limit. According to this law, according to this law, the stress produced in a body is directly, everything is happening within an elastic limit. Okay, so directly proportional to the corresponding to the strain produced in the body, in the same body. यह स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिक्स वे में कन्वर्ट करें, सो इट विल लुक लाइक दिस, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बिना कि जब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया जाए तो कांस्टेंट नाम का कोई चीज आता है, तो फाइनली it is going to be so that the constant is what? E. That constant is E multiple strain. अब हमें ये समझना होगा जो E है वो क्या है। मानते हैं कि ये कांस्टेंट है, थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए इसको लेकर। इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर E is a coefficient of elasticity or modulus of elasticity. Remember coefficient, it's not variable. So coefficient का मतलब क्या होता है? Constant, है ना? Constant. So here is constant के लिए ये हमेशा सेम रहेगा, ये constant है वो, ये constant है वो हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ, is a coefficient of elasticity। सिर्फ हमें कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एक इक्वेशन और मिलेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन।
विच इज ए इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर सिर्फ आपको ये फाउंड आउट करना और ये ही हुक्स लॉ है, ठीक है, ये हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन अगर हम डिफाइन करें ये ई कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी according to this equation, then you will say कि this coefficient of elasticity is the ratio of stress and strain. Is the ratio of stress and strain. Okay. From here you can find out what stress. Stress is equal to E multiple strain. Strain is equal to stress upon E. Can you say that from this we will get what? Stress, which is equal to A multiple strain. Am I right? Strain. From this we will get one more thing, which is done strain. So strain will be equal to stress upon E, where E is the coefficient of elasticity. यानी सिर्फ एक ही इक्वेशन से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। ओके ओके, डन डन। So definition of E will be what? It is the ratio of stress and strain. Clear? चूंकि ये जो E है वो कांस्टेंट है, तो फिगर कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करें तो वी नो कि स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा एट द सेम टाइम। पर याद रहे ये जो ग्राफ है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब जो लाइन है वो कुछ इस तरह का स्ट्रेट रहेगा, ना कि हॉरिजॉन्टल रहेगा, ना कि वर्टिकल रहेगा, है ना। ये मीनिंग है कांस्टेंट का। तो ये जो है ये हमारा है कांस्टेंट। व्हिच व्हाट इज अ कांस्टेंट? व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट इज E, or you would say this is equal to tan theta, and tan theta provides the slope. Okay, so what is the constant in this graph? E is a constant. If we, now what is the meaning of this graph? Meaning of this graph is if we increase the stress, so automatically strain will increase. This is the meaning of this graph. Clear? लेकिन during this journey E is going to be constant. ये जो E है वो constant ही रहेगा इस जर्नी के दौरान। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो फाइनली इफ दिस इज इक्वल टू tan थीटा, तो यू वुड से कि ये जो है वो इक्वल हो जाएगा tan थीटा। यानी ये स्ट्रेस को हम कंसीडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर एंड इसे हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ परपेंडिकुलर एंड दिस स्ट्रेन एज अ बेस। ओके, सो you can write कि tan theta is equal to stress upon strain. क्लियर? क्योंकि ये स्लोप रहता है वो कांस्टेंट रहता है मतलब लीनियर कुछ इस तरह का जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिया जाए फॉर E। ये जो E है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज हो जाएगा तो E भी चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और दूसरा है इम्प्योरिटीज और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो ये भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, देन यू विल सी कि दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज समथिंग एल्स तो इलास्टिसिटी भी होगा कुछ और। दिस इज एनफ फॉर दिस हुक्स लॉ। हमने यहाँ से ड्राइव करके एक इक्वेशन प्राप्त किया विच इज दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू A multiple strain and strain is equal to stress upon E and A is equal to stress upon strain. From this statement we got these equations. Now we are able to move on types of modulus of elasticity, or you can say types of coefficient of elasticity. Let me write.
टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रहे हम इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जो कि मैंने मेंशन नहीं किया वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें ये बताएगा कि वो बॉडी कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है, हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ही पता चलेगा। तो यंग्स मॉडुलस फर्स्ट भी है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, remember it is a constant, okay? This Young's modulus is a constant and formula should be same, stress upon strain। चूंकि ये यंग्स मॉडुलस है तो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए फ्रॉम दी सिंपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो डिफरेंट इज कि इसमें सिर्फ हम लेंथ लेते हैं, लॉन्गिट्यूड लेते हैं, ना कि वॉल्यूम, ना कि एरिया, है ना। तो दिस यंग दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y which is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain। अगर ये तो वर्ड में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ दूसरा फॉर्म है। जैसे दूसरा फॉर्म है मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो F अपॉन ए and this L will go upward, and this delta L will come downward. So finally we have FL A multiple delta L। So y is equal to F force multiple original length upon a change in length। This equation we will get, and it will provide Young's modulus। Suppose that a rod having length L and a uniform क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया है वो यूनिफॉर्म है और लेंथ ऑफ द रड इज L is subjected to the longitudinal pull। in other words, two equal and opposite forces are applied at the ends। यानी इस पर देखें तो लेंथ इज सेम, लेंथ दिस इज लेंथ, एंड जो ये क्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शन है फॉर बोथ इज सेम। if this is it, so this is also it, and if you apply force then you will see कि जो forces है वो same होगा, forces will be same and direction will be opposite। if will be same but direction will be different, if will be same and direction will be different। clear? अगर इससे ये पता किया जाए कि कितना फोर्स लगाने पर जैसे अगर यहाँ से हम F कैलकुलेट करें तो क्या होगा, F विल बी इक्वल टू इट विल गो अपवर्ड, यानी y a चेंज लेंथ अपॉन a। इससे हमें फोर्स पता चलेगा, फोर्स ये वाला फोर्स जो कि सेम। तो ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मटेरियल पर, इट इज डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। एम आई राइट? थोड़ा सा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो A अपॉन एल है, A अपॉन एल
A upon L, as of now it is enough for the Young's modulus. For the Young's modulus, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ये कंसिडर करके चले कि इस ये इक्वल है अल्फा, then you can put value of this del L upon L as a, अगर again I would say कि longitudinal को हम सिर्फ स्ट्रेन कह रहे अल्फा कह रहे हैं, ठीक है अल्फा, तो सो ये डेल अपॉन एल है वो इट विल बिकम अल्फा, सो फाइनल ए एंड अल्फा, ओके ओके। हाँ हेलो। Now next we have a Bulk's modulus. This was related to length. अब जब bulk modulus आएगा that will be related to volume. This is represented by K or we can represented by B. Tell me what should be definition of Bulk's modulus of elasticity. हमें ये समझना होगा कि जो bulk है वो it's related to volume. So we will represent it by K or we can represent it by P. हमने volume Young's modulus में देखा कि जो Young's modulus उसे हम represent करे थे Y से, तो ये इक्वल होगा या फिर आप कह सकते हैं K will be equal to यानी stress upon strain but volume metric stress upon volume strain, ये होगा मीनिंग ऑफ बुल्क मॉडुलस, ये होगा मीनिंग ऑफ बुल्क मॉडुलस। अगर इसे कन्वर्ट किया जाए इनटू अनदर फॉर्म which is formula for this will be F upon A and volume strain it is not related to shear, तो change in volume upon original volume
सो एफ अपॉन, अगेन अगर वॉल्यूम स्ट्रेन को आप बीटा से कंसिडर कर रहे हैं, इट इज ओके, दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम. So f upon a multiple, this v will go upward and this will come downward, delta v. So final is f v upon a delta v. You can say this equation we are getting from this book, modulus of elasticity, is f v upon a del v. This is equation. Clear? This is the equation. लेकिन याद रहे हम यहाँ पर माइनस तब यूज करेंगे जब इट इज अ डिक्रीजिंग, when this is increasing. For the decreasing we use a minus. Okay. जो young modulus था that was valid for solid only, only solid. लेकिन जो bulk modulus है ये solid के लिए भी valid है, और लिक्विड के भी ये भी valid है, solid और liquid and gases. क्योंकि सॉलिड के पास भी वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास भी वॉल्यूम है, और गैस भी वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है. तो दिस इज इक्वेशन K is equal to F V upon F del V. Okay. Now from this we have to understand just a reciprocal of this K will give us compressibility. Compressibility. यानी reciprocal of K, just opposite of K will give us what? Compressibility. And its SI unit would be what? Meter square per liter, or Pascal per raised to power minus 1. This is the SI unit of this compressibility. Again I would like to highlight कि जो ये माइनस है वो डिक्रीज इन दी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. Okay. Now next, modulus of rigidity. Or you can say modulus of shear. Shear modulus, not shear but modulus of shear, coefficient of shear. Modulus of shear elasticity. Okay. Means we are understanding कि it is related to convection, shear. So we will represent this by eta. This modulus of rigidity will be represented by eta, and we were representing it by theta. Again we will represent it by theta. Now let's see what is going to be formula. So shear stress, am I correct? Shear stress upon shear strain. So formula is what? F upon a, and the shear strain, it is a theta or tan theta
or you can say change in length upon L, or phi, or phi. Further it would become f multiple phi. So finally f of phi is so phi is nothing but this is shear strain. Okay, remember this phi is a shear strain. Clear? So finally eta is equal to this, eta is equal to f phi upon a, where phi is equal to r theta upon a, r theta upon a. Okay. Now, remember this is a modulus of rigidity is valid for solid liquids and gases. Only Young's modulus was valid for only solid, not for liquid, not for gases. Okay. So here try to understand कि जो ये phi है ये हमेशा रेडियन में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही थीटा के बहुत ही स्मॉल है. That's why we will take it as a radian. As a radian. Now one thing we need to understand, which is Poisson's ratio, which is a Poisson ratio. This is a, we have seen Young's modulus, Brooks modulus, and modulus of rigidity, which are 3. Now there is one more, which is a Poisson's ratio, 4 modulus of elasticity, 4 constant of elasticity. So let's explore next. Don't ignore not at all. The Poisson's ratio है Poisson's ratio, which is equal to, and we can represent this by this is symbol, and it is equal to lateral strain upon longitudinal strain, and its SI unit will be dimensionless. There is no unit because strain upon strain both will cut to each other. So this is our 4th modulus of elasticity, which is a Poisson's ratio, and we represent it by this symbol, we were representing Young modulus by y, and Bulk modulus by k, and modulus of rigidity by eta, and here we are representing this Poisson's ratio by this symbol, and it is equal to lateral strain upon longitudinal strain. Now try to understand what is the exact meaning of this equation. This is not equation because we didn't write this in the form of equation. That's why if you are considering this lateral strain as beta or longitudinal strain as alpha, then it will become beta upon alpha. Just we are putting की जो value जो ये L, just we are saying कि हम इस lateral strain को beta के द्वारा represent करें और longitudinal strain को हम alpha के द्वारा represent करें.
Okay, no problem. Now with figure let's visualize what is the exact meaning. ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, इसका डायमीटर हो जाएगा ये, दिस इज अ डायमीटर और दिस इज अ लेंथ, दिस इज अ लेंथ। हमें डायमीटर से रेडियस भी मिल जाएगा। क्या हो अगर हम एक साइड को इंक्रीज करें, एक साइड को इंक्रीज करें, अगर हम इसे इंक्रीज करें यानी हमने शेयर स्ट्रेस लगाया, शेयर स्ट्रेस लगाया तो हमें क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब कितना चेंज, ये यहाँ पर इतना मूव किया, इतना मूव किया, इतना मूव किया, यानी ये चेंज हुआ, चेंज मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वी गॉट लॉन्गिट्यूडिनल, इतना ये चेंज हुआ। Initially was over here and finally it came over here. So okay, no problem till here, no problem I think no. And one more thing कि जो lateral strain है वो क्या है, हमने देख लिया कि longitudinal strain है वो change in the body, change in the length of the body, लेकिन जो lateral strain है वो top and bottom part को देखेगा, top part of the body and bottom part of the body both will be decreasing simultaneously, यानी एक साथ both will decrease। ऐसा तब होगा जब हम इसे एक्सटेंड करें, इसे हम एक्सटेंड करें लाइक दैट, यानी टेंशियल, नॉट टेंशियल बट टेंसाइल फोर्स लगाए तो डायमीटर विल डिक्रीज। इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग देन डायमीटर विल डिक्रीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, try to understand. This is what is the meaning of Poisson relation. ऐसा होता है रियल लाइफ में भी होता है। अगर एक फ्लेक्सिबल बॉडी को जिसके पास वॉल्यूम है उस बॉडी को लिया जाए और उस लेंथ को डिक्रीज किया जाए तो एक साइड ऐसा भी होगा जो डिक्रीज हो रहा होगा, जो डिक्रीज हो रहा होगा, जो डिक्रीज हो रहा होगा वो लैटरल स्ट्रेन, जो इंक्रीज हो रहा होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमेशा इंक्रीज ही कर रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब लैटरल स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। If alpha is decreasing, it means beta is increasing. If beta is decreasing, it means alpha is increasing. यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि this beta is a not beta है, both are inversely. So formula will be beta. Beta is a new thing. So beta will be equal to change in diameter upon d. This sign is for the decreasing. Okay, it is a decreasing, that's why. So and we know what is longitudinal. So finally this will be equal to minus change in diameter upon d multiple longitudinal strain is equal to change in length L upon change in length. So finally we have minus change in diameter L upon d change in length upon d change in length. This is a Poisson ratio. This is a Poisson ratio. Okay. फिर इसके बाद हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, जो रिलेशन बिटवीन y k eta and Poisson ratio। तो यहाँ से y is equal to Young's modulus is equal to 3 times of Bourke modulus
and 1 minus 2 times of Poisson ratio, and second y is equal to 2 times of modulus of rigidity and 1 plus of Poisson ratio. And next we have 9 upon Young's modulus is equal to 3 upon eta plus 1 upon this k. So 1 upon k, you know, this is a compressibility reciprocal between this relation. Y is equal to 3 times what? 3 times of 3 times of Folk's modulus.